थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाने के बाद कन्नौज, मालवा, उज्जैनी, प्रयाग, अयोध्या, पाटलिपुत्र आदि राज्यों को जीतकर उत्तर भारत के अंदर एक विशाल और समृद्धशाली राष्ट्र की स्थापना की। इस वंश ने कई वर्षों तक उत्तर भारत में शांति और समृद्धि को कायम रखा। तो नमस्कार, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश की, जिसने कई वर्षों तक भारत में सुख और शांति को बनाए रखा। तो पुष्यभूति वंश से पहले भारत के अंदर गुप्तों का शासन था। गुप्तों ने कई वर्षों तक भारत में सुख, समृद्धि और शांति को बनाए रखा, लेकिन 5वीं सदी के उत्तरार्ध में जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो गुप्त साम्राज्य की बुनियादें हैं वो हिलने लगती हैं। गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण भारत में एक बार फिर से अराजकता और अशांति फैल जाती है। गुप्त साम्राज्य के जो सामंत थे वो देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की मीनार है वो अंदर से खोखली हो चुकी है, उन पर अब कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहा है। तब वे अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं, यानी वे इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं। इन्हीं स्वतंत्र शासकों में पुष्यभूति का नाम भी आता है, जिसने थानेश्वर के आसपास के क्षेत्र पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस वंश के अंदर बहुत से प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा हुए, लेकिन हर्षवर्धन इस वंश का सबसे पॉपुलर और सबसे ताकतवर राजा था, जिसने छोटी सी उम्र में ही अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर एक विशाल साम्राज्य को खड़ा किया। पुष्यभूति वंश को आधुनिक किताबों के अंदर वर्धन वंश भी कहा जाता है। वर्धन वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जितने भी राजा हुए हैं उनके नाम के अंत में वर्धन प्रत्यय लगता है, जिसके कारण इस वंश को वर्धन वंश कहा जाता है। तो अब बात करते हैं इस वंश की उत्पत्ति के बारे में, यानी इस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसे ही स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है, उनके अधीन जो सामंत थे वे अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के खत्म हो जाने के बाद नए राजवंशों का उदय हुआ। उनमें मैत्रिक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गोंड साम्राज्य प्रमुख थे। लेकिन इनमें से सिर्फ पुष्यभूति राजवंश ही एक ऐसा राजवंश था जिसने आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य को खड़ा किया। केसी यादव के अनुसार हरियाणा प्रदेश, जो उस समय श्रीकंठ जनपद कहलाता था, संभवतः है नागवंश के किसी श्रीकंठ नामक राजा के नाम पर इसका नाम श्रीकंठ जनपद रखा गया था। और बाद में पुष्यभूति ने इस पर अपनी विजय पताका फहराई और थानेश्वर को अपनी राजधानी नियुक्त किया। बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के राजकवि थे, वे अपने ग्रंथ हर्षचरित्र के अंदर लिखते हैं कि पुष्यभूति सरदार बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति था। वे शिव की पूजा किया करते थे और तांत्रिक क्रियाओं यानी जादू टोने में भी बहुत विश्वास करते थे। वे दक्षिण के भैरवाचार्य के साथ एक शमशान के अंदर एक तांत्रिक अनुष्ठान में शामिल होते हैं। उस तांत्रिक अनुष्ठान से एक देवी प्रकट होती है और वह देवी पुष्यभूति को एक महान राजवंश का संस्थापक बनने का आशीर्वाद देती है। उनके बाद वह देवी अंदर ध्यान हो जाती है। इसलिए माना जाता है कि इस ईश्वरीय वरदान के कारण ही पुष्यभूति ने आगे चलकर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इन्हें परम महेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। इनके बारे में हमें कोई ठोस जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत से इतिहासकार पुष्यभूति को एक काल्पनिक पात्र यानी कि मिथ मानते हैं। अब इस वंश के जातीय वर्ण के अंदर भी हमें भेदभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हरिश्चरित्र के अंदर इन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है, जबकि चीनी यात्री ह्वेनसांग और बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अंदर इन्हें वैश्य बताया है। तो इसलिए कुछ इतिहासकार इन्हें वैश्य तो कुछ इतिहासकार इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। अब दूसरी बड़ी हैरानी की बात यह है कि बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र के अंदर पुष्यभूति के बारे में तो इतना कुछ लिखा है, लेकिन उनके बाद के जो उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। वे इतना ही कहकर चुप हो जाते हैं कि इस राजवंश के अंदर बहुत से राजा हुए और इन्हीं राजाओं के क्रम में राजाधिराज प्रभाकर वर्धन हुए। अब पुष्यभूति से लेकर प्रभाकर वर्धन के बीच जितने भी राजा हुए उनके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन के कुछ अभिलेखों और कुछ मोहरों से ही हमें 4 या 5 राजाओं के नाम मिलते हैं। जैसे बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प के अंदर प्रभाकर वर्धन के पिता आदित्य वर्धन का नाम मिलता है और हर्ष के मधुबन, नाभा के ताम्रपत्र तथा सोनीपत व नालंदा से मिली मोहरों से हमें आदित्य वर्धन के पिता राज्यवर्धन प्रथम और उनके दादा नरवर्धन का नाम मिलता है।
प्रभाकर वर्धन से पहले इन 3 शासकों ने 500 से लेकर 580 तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा माना जाता है। और अब बात करें इस वंश के शासकों और उनके शासनकाल की, तो इसमें सबसे पहले आते हैं इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति, जिन्हें काल्पनिक या मिथ माना जाता है। इनका शासनकाल लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास था। अब पुष्यभूति से लेकर हर्षवर्धन तक हमें सिर्फ 5 राजाओं के बारे में पता है, जिसमें सबसे पहला आता है नरवर्धन। इनका शासनकाल 500 से 525 ईस्वी तक। और दूसरा आता है राज्यवर्धन प्रथम। इनका शासनकाल 525 से लेकर 555 तक। और इनके बाद तीसरे आते हैं आदित्यवर्धन, जिनका शासनकाल 555 से लेकर 580 तक। इनके बाद इनके पुत्र प्रभाकर वर्धन आते हैं, जिनका शासनकाल 580 से लेकर 605 तक था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इनके बड़े बेटे राज्यवर्धन को राजा बनाया जाता है, जो कि 605 से लेकर 606 तक शासन करता है। ये जल्दी ही वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके बाद प्रभाकर वर्धन के छोटे बेटे हर्षवर्धन को राजा बनाया जाता है, जिसने 606 से लेकर 647 तक सफलतापूर्वक शासन किया। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यह वंश खत्म हो जाता है। हर्षवर्धन इस वंश का अंतिम सबसे शक्तिशाली राजा था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उसे चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि हमारे भारतीय इतिहास के बारे में सभी को पता चल सके। और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।